हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108 है ये आपका, ठीक है। 108 है, यूनिट है आपकी फोर्थ, स्रोतों की विविधता। 19 जून को आपका इसका पेपर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर विश्लेषण कीजिए। क्या बोल रहे गाइस कि जो पर्यावरण इतिहास लेखन है, इस इतिहास लेखन को लिखने में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है, ठीक है। इसका हमें विश्लेषण करना है। तो चलिए करते हैं विश्लेषण। पर्यावरण इतिहास लेखन में स्रोतों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि प्राचीन और पूर्व आधुनिक काल में आधुनिक मौसम विज्ञान या प्रदूषण मापने या डिजिटल उपकरण मौजूद नहीं थे। क्या बोल रहे हैं कि जो पर्यावरण इतिहास लेखन है, इसमें स्रोतों की विविधता बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जो पुराना समय था, उस समय पूर्व आधुनिक काल में कोई भी आधुनिक यंत्र था ही नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम क्या कर सके, मौसम को माप सके, ठीक है। ना मौसम विज्ञान था, ना प्रदूषण मापने का कोई यंत्र था, और ना ही कोई डिजिटल उपकरण था। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं गाइस, ऐसे में हम स्रोत ले सकते हैं, ठीक है। पुराने स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए उस कालखंड के मानव प्रकृति संबंध को जानने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण और अचूक माध्यम बनकर उभरे। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य भौतिक अवशेषों से है, जो खुदाई में प्राचीन बस्तियों, औजारों, बर्तनों, हड्डियों और मिट्टी के परतों के रूप में प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक का क्या मतलब है कि ऐसे स्रोत जो हम खुदाई करते हैं उसमें हमें मिलते हैं, जैसे बस्तियाँ, है ना, आपकी मिली थी मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता जो मिली थी खोदने पर, ठीक है। औजार, बर्तन, हड्डी, मिट्टी की परतें, इन सबको हम पुरातात्विक बोलते हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल के अनुसार लिखित दस्तावेज अक्सर केवल राजाओं और राजनीति की कहानी कहते हैं। दो विद्वान हैं हमारे, जिनका नाम है भाई, एक का तो है रामचंद्र गुहा और एक का नाम है माधव गाडगिल। ये दोनों का मानना है कि जो लिखित रूप में प्राप्त होते हैं हमको, उसमें भाई हमें पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है कि उसमें सिर्फ राजाओं ने अपनी कहानियां गढ़ी हो और रियलिटी को छुपा लिया हो, ठीक। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य प्रकृति की वास्तविक स्थिति और उसमें इंसानी दखल का निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। वहीं ये बोलते हैं, लेकिन केवल एकमात्र पुरातात्विक साक्ष्य ऐसे हैं जो प्रकृति की वास्तविक स्थिति को वैसा ही दर्शाते हैं जैसा उस टाइम पर रियल में था। इसमें कोई भी इंसानी दखल या निष्पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स। प्राचीन भूदृश्य और पर्यावरण का पुनर्निर्माण, पहला पॉइंट है आपका। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी, ठीक है। जब हमने क्या करा, मिट्टी को खोदा, ये है आपकी मिट्टी, इसको हमने क्या करा, खोदा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई उभरी हुई मिट्टी, ठीक है। क्या बोल रहे हो, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी की विभिन्न परतें और भौगोलिक संरचनाएं हमें ये बताती है कि हजारों साल पहले किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी थी। उदाहरण, थार मरुस्थल जो कहाँ है, राजस्थान में है, और सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्रों में किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जो क्षेत्र आज सूखा या मरुस्थलीय है, वह प्राचीन काल में एक अत्यंत उपजाऊ और बारहमासी नदियों वाला हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। जब हमने यहाँ पर खोदा इसको, तो इससे हमें पता चला है कि आज इसकी हालत ऐसी हुई है, आज ये सूखा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर हमेशा नदियाँ बहती ही रहती थी, कभी सूखा नहीं होता था यहाँ पर, ठीक। सेकंड आ जाएगा परागण विश्लेषण द्वारा प्राचीन वनस्पति का अध्ययन। पुरातात्विक स्थलों की मिट्टी में प्राचीन पौधे और फूलों के सूक्ष्म कण या परागण हजारों साल तक सुरक्षित रहते हैं। कैसे, दबे हुए रूप में, ठीक। तो इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की मिट्टी से प्राप्त परागण के पुरातात्विक अध्ययन से ये सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में इस क्षेत्र में अत्यधिक घने जंगल और उच्च आर्द्रता वाला मौसम था, ठीक। फिर अगला जाएगा आपका प्राणी पुरातत्व और प्राचीन जैव विविधता। तात्विक खुदाई में मिलने वाले पशुओं, पक्षियों और मछलियों के कंकाल
तत्कालीन वन्यजीव और इंसानी आहार पद्धति का ठोस सबूत है। अब देखो उदाहरण लेते हैं। हड़प्पा कालीन बस्तियों की खुदाई में हमें गैंडे, हाथियों और जलीय जीवों की हड्डियां प्रचुर मात्रा में मिली हैं। यह पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाणित करता है कि पूर्व में यह क्षेत्र अत्यंत आर्द्र और दलदली था, जो इन जीवों के अनुकूल था। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो ये है गैंडे, गैंडे कहाँ रहते हैं? दलदल में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इनकी हड्डियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है। और हाथी कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो जब हम और जलीय जीवों की भी हड्डियाँ बहुत मात्रा में मिली है, तो जलीय जीव तो जाहिर है पानी में रहेंगे। तो जब इनकी जो हड्डियाँ 100 नहीं 1000 मात्रा में मिली हों, तो हम इस चीज़ से ये आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि हाँ, उस टाइम पे जो मौसम वहाँ का था, क्षेत्र वहाँ का था, बहुत ज़्यादा अत्यंत आर्द्र और दलदला था, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है। फिर आ जाएगा पुरावनस्पति विज्ञान और कृषि का क्रमिक विकास। प्राचीन बस्तियों के अनाजों के जले हुए दाने के अवशेषों से इतिहासकार ये जानते हैं कि इंसान ने मौसम के अनुसार अपनी कृषि पद्धतियों को कैसे बदला। देखो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। और कोल्डी हवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के जो पुरातात्विक स्थल से क्या मिला है? गेहूं मिला है, जौ मिला है और धान मिला है। के प्राचीन अवशेष भारत में कृषि की शुरुआत और तत्कालीन अनुकूल मौसम चक्र को दर्शाते हैं। मतलब यहाँ से हमें अगर ये मिला है गेहूं, धान और जौ मिला है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ, उस टाइम पे कृषि अच्छी हुआ करती थी, तभी हमें ये मिला है, मौसम अच्छा हुआ करता था, ठीक। प्राचीन सभ्यताओं के पतन और जलवायु परिवर्तन का अंतर संबंध। क्या बोल रहे हैं? जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनका पतन कैसे हुआ और इसमें जलवायु परिवर्तन ने अपनी भूमिका कैसे निभाई, या आप कह सकते हो पतन और परिवर्तन, ठीक है, आपस में कैसे संबंध है। पुरातात्विक स्रोत केवल सभ्यताओं के उदय को ही नहीं बल्कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण उनके अचानक बिखरने के इतिहास को भी वैज्ञानिक रूप से बयां करते हैं। उदाहरण, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन स्थलों की खुदाई में गाद की मोटी परतें और नदियों के सूखे हुए मार्ग मिले हैं। जब हमने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की तो वहाँ पर हमें क्या मिला? खुदाई में गाद की मोटी मोटी परतें मिली, ठीक है, और नदियों के सूखे हुए मार्ग मिले। ये पुरातात्विक साक्ष्य साबित करते हैं कि तीव्र अकाल, सूखे और नदियों के मार्ग बदलने जैसे पर्यावरणीय कारणों ने इस महान सभ्यता के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। फिर अगला आ जाएगा आपका प्राचीन जल प्रबंध और तकनीकी अनुकूलन। इंसान ने पर्यावरण और पानी की कमी से निपटने के लिए ऐतिहासिक काल में जो तकनीकें विकसित की उनके साक्ष्य केवल पुरातत्व से ही मिलते हैं। जैसे धोलावीरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें विशाल शैलकृत जलाशय मिले हैं, नहर प्रणाली मिली है, ठीक है। तो ये क्या दिखाते हैं कि शुष्क या कम वर्षा वाले पर्यावरण में जीवित रहने के लिए प्राचीन समाजों ने जल संचय की कितनी उन्नत तकनीक विकसित की। फिर आ जाएगा आपका मृदभांड और मिट्टी के बर्तनों में छिपे पर्यावरणीय साक्ष्य। अब कैसे? नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन मिट्टी के बर्तनों पर बने हिरन, मोर, ताड़ के पेड़ और मछलियों के चित्र स्पष्ट रूप से दिखते हैं। ये तत्कालीन मानव समाज अपने आसपास की प्राकृतिक जैव विविधता को कितने गहरे रूप से जुड़ा है, इस चीज़ को वो बताता है, ठीक है। फिर औजारों की तकनीक और संसाधन का दोहन। पत्थर, तांबे और लोहे के औजारों के पुरातात्विक अवशेष ये दर्शाते हैं कि इंसान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने या जंगलों को साफ करने के लिए अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया। देखो गंगा घाटी में लौह युग के कुल्हाड़ियों और औजारों के पुरातात्विक अवशेष ये प्रमाणित करते हैं कि लोहे की खोज के बाद ही इंसानों के लिए गंगा के बेहद घने जंगलों को काटना और वहाँ व्यापक पैमाने पर खेती करना संभव हो सका, जिसने पूरे क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया। गंगा घाटी में लौह युग के कुल्हाड़ी मिले हमें, ठीक है, औजार के रूप में, ठीक। तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि वहाँ की जो लोहे की खोज के बाद इंसानों ने गंगा के बेहद घने जंगल को काट दिया, क्योंकि ये औजार कहाँ मिले हमें? गंगा नदी की घाटी में मिले। तो उन्होंने क्या करा? वहाँ के गंगा के जो घने जंगल हैं उनको काट दिया, ठीक है।
और वहाँ व्यापक पैमाने पर खेती करना संभव हो सका, जिसने पूरे क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया। शैल चित्र और प्रागैतिहासिक पर्यावरण चेतना। आदि मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र पर्यावरण इतिहास के सबसे शुरुआती और जीवंत पुरातात्विक स्रोत हैं। भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों में विभिन्न विलुप्त हो चुके वन्यजीव, सामूहिक शिकार और प्राकृतिक दृश्य का अंकन है। ये लिखित इतिहास से हजारों साल पहले के भारत के प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय दृष्टिकोण का सीधा साक्ष्य प्रस्तुत करता है। खनन और धातुकर्म के पुरातात्विक साक्ष्य। राजस्थान की खेतरी तांबा खदानों के पुरातात्विक अध्ययन से पता चलता है कि हड़प्पा काल में ही मानव समाज धातुओं निष्कर्षण के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ियों को ईंधन के रूप में यूज कर रहा था। ठीक है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर वनों की शरण की शुरुआत हो चुकी थी, या वनों की नष्ट करना शुरू हो चुका था। ठीक, निष्कर्ष पर्यावरण इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व अकाट्य है। जहाँ साहित्य के लिखित स्रोतों में पक्षपात देखते हैं हम, वहीं पे पुरातात्विक स्रोत एकदम वैज्ञानिक और सटीक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना। थैंक यू।